एक आदमी जिसकी पहचान मिट चुकी है, जिसे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन फिर भी लोग उसे मारना चाहते हैं। क्या होता है जब किसी को उसकी खुद की पहचान याद ना हो, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर सोल्जर की तरह काम करता हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी प्लॉट एक्सप्लेनर पर। आज हम लेकर आए हैं एक थ्रिल, एक मिस्ट्री और एक दमदार एक्शन से भरी फिल्म की कहानी, द बोर्न आइडेंटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। द बोर्न आइडेंटिटी फिल्म बॉर्न सीरीज की पहली फिल्म है। इस सीरीज में कुल 5 फिल्में हैं, जिनमें से बाकी फिल्मों को हम आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज की कहानी है जेसन बॉर्न की, जो कभी CIA का एक खुफिया एजेंट हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि खुद CIA उसकी याददाश्त मिटा देती है और अब वही लोग उसकी जान के पीछे हैं। पर क्यों? यही रहस्य हम आज जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच, जहाँ कुछ इटालियन मछुआरे अपनी नाव चला रहे होते हैं। तभी उन्हें समंदर में एक बेसुध शरीर दिखाई देता है। पहले तो उन्हें लगता है कि यह आदमी मर चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जब नाव के डॉक्टर उस घायल आदमी की जांच करते हैं तो उन्हें उसकी पीठ में 2 गोलियां लगी हुई मिलती हैं। डॉक्टर गोलियां निकालता है और तभी उसे कुछ और अजीब मिलता है, शरीर के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल। डॉक्टर जब उसे खोलता है तो पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें एक बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है, वो भी स्विट्जरलैंड के किसी बैंक का। तभी वो घायल आदमी होश में आता है और वो है जेसन बॉर्न। जैसे ही होश आता है, बॉर्न डॉक्टर से बुरी तरह सवाल करने लगता है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो तो बस अभी मिला है। वो बॉर्न को बताता है कि उसके शरीर से गोलियां निकाली गई हैं और उसे आराम करना चाहिए। इसके बाद बॉर्न दोबारा बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित CIA ऑफिस की तरफ। वहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी एलेक्जेंडर कॉनक्लिन के पास कुछ लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि एक मिशन फेल हो चुका है। लेकिन वो किस मिशन की बात कर रहे हैं, ये रहस्य आगे जाकर खुलता है। इसके बाद हम दोबारा समंदर में वापस आते हैं, उसी नाव पर जहां जेसन बॉर्न बेसुध पड़ा है। यहीं से शुरू होता है बॉर्न की पहचान का सफर, जहां वो खुद नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन दुनिया उसकी तलाश में लगी है उसे मिटाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न लगभग ठीक हो चुका है और मछुआरों की मदद कर रहा है। इस दौरान वो बार बार यही सोचता है कि आखिर वो है कौन और यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे कुछ भी याद नहीं आता। बॉर्न को और भी हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि वो बिना सीखे ही कुछ अजीब स्किल्स जानता है, जैसे रस्सियों को अजीब ढंग से बांधना, कई भाषाएं बोल लेना और खास तरह की हरकतें करना। ये सब देखकर उसका भ्रम और बढ़ जाता है कि वो आखिर है कौन। कुछ समय बाद नाव किनारे लगती है। उस नाव का डॉक्टर बॉर्न को कुछ पैसे देता है और उसे सलाह देता है कि उसे स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर से निकले उस डिवाइस में जो बैंक अकाउंट नंबर था वो एक स्विस बैंक का था। शायद वहां उसके सवालों के जवाब मिले। इसके बाद बॉर्न स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर पहुंचता है। रात हो जाती है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो एक पार्क में सो जाता है। तभी वहां 2 पुलिस वाले आते हैं और उसका ID कार्ड मांगते हैं। बॉर्न बताता है कि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। पुलिस वाले जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉर्न अचानक दोनों को बेहोश कर देता है। ये सब देखकर वो खुद हैरान रह जाता है कि आखिर उसमें इतनी फुर्ती और ताकत कहां से आई। इस घटना से घबराकर बॉर्न पुलिस की बंदूक और जैकेट वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से CIA ऑफिस की तरफ। वहां कुछ एजेंट्स एक फुटेज देख रहे होते हैं, जिसमें एक अफ्रीकी नेता ओम बासी कह रहा होता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो 2 दिन पुराना होता है। CIA के कुछ अधिकारी चर्चा कर रहे होते हैं कि ओम बासी एक किताब लिख रहा है, जिसमें कुछ ऐसे राज हैं जो एजेंसी के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि ये किताब बाहर आए। ओम्बासी ने CIA के सामने शर्त रखी है कि अगर वो चाहते हैं कि किताब बाहर ना आए तो उन्हें उसकी सारी शक्तियां और पद वापस करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं CIA के डिप्टी डायरेक्टर वॉर्ड एबर्ट को, जो आदेश देता है कि उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्होंने ओम्बासी को मारने की कोशिश की। उसके बाद वह सीधे कॉनक्लिन से मिलता है और दोनों के बीच ट्रेडस्टोन नामक एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर चर्चा होती है। CIA ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर वॉर्ड एबर्ट कॉनक्लिन से पूछता है, क्या ओमबासी की हत्या की साजिश में ट्रेडस्टोन प्रोजेक्ट के लोग भी शामिल हैं? कॉनक्लिन जवाब देता है कि उन्होंने एक एजेंट एसासिन भेजा था, लेकिन अब उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसकी पूरी टीम 2 हफ्तों से उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका अब तक कोई पता नहीं चला। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न स्विट्जरलैंड के उसी बैंक पहुंच चुका है जिसका अकाउंट नंबर उसके शरीर से निकले डिवाइस में मिला था। बैंक में वो नंबर देने के बाद उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाया जाता है, जहां उसका फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है। फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने के बाद बैंक अधिकारी उसे एक लॉक बॉक्स सौंपते हैं। बॉर्न जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर सबसे ऊपर उसे एक पासपोर्ट मिलता है, जिस पर उसका नाम लिखा है जेसन बॉर्न।
और फोटो भी उसी का होता है। साथ ही एक पता भी लिखा होता है, पेरिस का। जैसे ही बॉन्ड बॉक्स की अगली परत हटाता है, अंदर बहुत सारा कैश, एक बंदूक और कई और पासपोर्ट निकलते हैं। हर पासपोर्ट पर उसकी ही फोटो होती है, लेकिन नाम अलग अलग, और सभी पासपोर्ट्स अलग अलग देशों के होते हैं। ये सब देखकर बॉन्ड हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसका सच क्या है, लेकिन वो सारे पैसे और पासपोर्ट एक लाल बैग में भर लेता है और बंदूक को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वो बैंक से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते हुए बॉन्ड एक कर्मचारी से पूछता है कि उसने ये बॉक्स यहाँ कब जमा करवाया था। कर्मचारी साफ साफ तो याद नहीं कर पाता, लेकिन कहता है शायद 3 हफ्ते पहले। बॉन्ड जैसे ही बैंक से बाहर आता है, उसे एक आदमी नजर आता है जो उस पर शक की नजर से देख रहा होता है और किसी से फोन पर बात भी कर रहा होता है। ये देखकर बॉन्ड सतर्क हो जाता है और वहां से निकल जाता है। बॉन्ड एक पब्लिक फोन बूथ से पेरिस कॉल करता है, उसी पते पर जो पासपोर्ट में लिखा था, लेकिन कॉल करने पर उसे दूसरी तरफ से अपनी ही आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और तुरंत कॉल काट देता है। जैसे ही बॉन्ड वहां से जाने लगता है, उसे कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। शक होने पर बॉन्ड वहां से भागना शुरू कर देता है और थोड़ी दूर जाकर देखता है कि वे पुलिस वाले अब भी उसे घूर रहे हैं। पुलिस की नजरें खुद पर टिकी देख बॉन्ड और भी घबरा जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अमेरिका के दूतावास पहुंचता है ताकि अपनी पहचान के बारे में कुछ पता लगा सके। लाइन में खड़े बॉन्ड की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो काउंटर पर बहस कर रही होती है। उसका नाम होता है मैरी। मैरी वीजा को लेकर अफसर से झगड़ रही होती है। तभी बॉन्ड को लगता है कि कुछ पुलिस वाले उसे पहचानने लगे हैं। वो तुरंत नजरें बचाता है और वहां से भाग निकलता है। बाहर आने के बाद बॉन्ड मैरी के पास पहुंचता है और देखता है कि उसके पास एक कार है। वो उससे लिफ्ट मांगता है, लेकिन पहले मैरी मना कर देती है। तब बॉन्ड कहता है, अगर तुम मुझे पेरिस छोड़ दो तो मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही मैरी मान जाती है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एजेंट कॉन्क्लिन एबॉट से कहता है कि वो ओमबासी की हत्या से जुड़े सभी सबूतों को मिटा देगा। उसे पता चल गया है कि बॉन्ड जिंदा है, इसीलिए वह बॉन्ड को मारने के लिए 3 एजेंट्स भेज देता है। इधर बॉन्ड और मैरी पेरिस पहुंच जाते हैं। बॉन्ड एक बिल्डिंग में जाता है जो उसका पुराना पता होता है। वहां एक महिला उसे पहचानती है, लेकिन बॉन्ड को कुछ याद नहीं आता, ना महिला की पहचान, ना खुद का अतीत। घर के अंदर बॉन्ड कुछ कागज तलाशता है और जानने की कोशिश करता है कि वो कौन था। उसे पता चलता है कि उसका कोई शिपिंग बिजनेस था। इसके बाद जब वो फोन रिसीवर उठाता है तो एक कॉल सीधे एक होटल में लग जाती है। वो अपने असली नाम जेसन बॉन्ड से बात करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ कभी नहीं आया। तब बॉन्ड अपना दूसरा पासपोर्ट वाला नाम जॉन माइकल केन बताता है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि इस नाम का व्यक्ति 2 हफ्ते पहले एक हाईवे हादसे में मारा गया था। इस बातचीत के दौरान मैरी वॉशरूम से बाहर आती है, तभी अचानक एक हत्यारा उन पर हमला करता है। यह हत्यारा उन तीनों में से एक होता है जिन्हें कॉन्क्लिन ने भेजा था। उसका नाम होता है कैसल, लेकिन बॉन्ड हाथों से लड़ने में भी माहिर होता है। वो कैसल पर भारी पड़ता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है और सवाल पूछता है, लेकिन कैसल जानता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो बॉन्ड उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद बॉन्ड और मैरी जब कैसल का बैग चेक करते हैं तो उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें दोनों, बॉन्ड और मैरी, वांटेड घोषित किए गए हैं। ये देखकर मैरी बहुत डर जाती है। बॉन्ड उसे लेकर वहां से निकलता है। थोड़ी देर बाद वो एक लॉकर में कुछ पैसे जमा करता है, फिर उसमें से $20,000 निकालकर मैरी को देता है और कहता है, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अब पुलिस के पास जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सब सच बता दो और खुद को बचा लो। बॉन्ड मैरी से कहता है, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम पुलिस के पास चली जाओ। लेकिन मैरी बेहद डरी हुई होती है। उसे उस कातिल की तस्वीर याद आती है जिसने जानलेवा हमला किया था, और इसी डर के चलते वो पुलिस के पास नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर में एक कॉल आता है। कॉन्क्लिन को पता चलता है कि बॉन्ड ने कैसल को मार दिया है। इसके बाद पुलिस बॉन्ड की तलाश में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस को बॉन्ड की कार मिलती है जिसमें मैरी भी होती है। पुलिस कार का पीछा करती है, लेकिन बॉन्ड और मैरी एक पार्किंग एरिया में छुप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, दोनों वहां से निकलकर एक होटल में रुकते हैं। उधर ओमबासी को एक अस्पताल बुलाया जाता है ताकि वह माइकल केन की लाश की पहचान कर सके, लेकिन लाश देखकर ओमबासी कहता है कि यह वही आदमी नहीं है जिसकी तलाश हम कर रहे थे। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। असल में ऑपरेशन ट्रेडस्टोन का असली मकसद था ओमबासी की हत्या, क्योंकि उसके पास CIA के खिलाफ कुछ ऐसे राज थे जो सब कुछ उजागर कर सकते थे। ओमबासी की हत्या के लिए कॉन्क्लिन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वो नाकाम रहा। ओमबासी बच निकला और अब वो CIA को बेनकाब करने पर उतारू था।
इससे परेशान होकर कॉन्क्लिन ने एक नए हत्यारे प्रोफेसर को ओम्बासी को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। दूसरी ओर बॉर्न मैरी के बाल छोटे कर रहा होता है और उनका रंग भी बदल देता है ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इसी बीच उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों इमोशनली करीब आ जाते हैं। अगले दिन मैरी होटल रेजिना जाती है और वहां माइकल केन के नाम से कुछ जानकारी जुटाती है। तभी दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने मिशन में सफल हो जाता है। वह ओम्बासी की हत्या कर देता है। जैसे ही सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर एबॉट को ओम्बासी की मौत की खबर मिलती है, वो चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सीआईए में उसके अलावा किसी और को इस मिशन की जानकारी थी। वो सीधा कॉन्क्लिन के पास पहुंचता है। कॉन्क्लिन एबॉट से कहता है कि उसे लगता है कि ओम्बासी की हत्या बॉर्न ने ही की है, क्योंकि वही एजेंट उस मिशन पर था और 2 हफ्ते पहले नाकाम हुआ था, लेकिन अब शायद उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इधर बॉर्न के पास माइकल केन का एक बिल होता है। वो उन सभी नंबर्स पर कॉल करता है जहां केन ने कभी कॉल की थी और उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है, एएसएम। जब बॉर्न एएसएम कंपनी में पहुंचता है तो वहां के लोग उसे माइकल केन ही समझ लेते हैं। एक व्यक्ति उससे बिजनेस और पेपर्स के बारे में बात करता है। बॉर्न अब और उलझ जाता है, क्या वो जेसन बॉर्न है या माइकल केन? इस सच्चाई को जानने के लिए बॉर्न अस्पताल पहुंचता है जहां माइकल केन की लाश रखी थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि लाश गायब है। तभी उसे पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ओम्बासी खुद यहाँ लाश देखने आया था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बॉर्न ओम्बासी के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ओम्बासी की भी हत्या हो चुकी है। वहीं उसे एक अखबार मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 2 हफ्ते पहले एक शख्स ने ओम्बासी की जान लेने की कोशिश की थी। उस अखबार में लिखा होता है कि उस आदमी को पीठ पर 2 गोलियां लगी थीं और उसे नदी में गिरा दिया गया था। और अब यह बताया जा रहा है कि जेसन बॉर्न ही ओम्बासी का कातिल है। अब तक के सबूत देखकर बॉर्न को आखिरकार ये समझ आ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सीआईए का एक सीक्रेट एजेंट है। कुछ समय पहले उसने माइकल केन की पहचान अपनाई थी और उसी नाम से एक मिशन पर भेजा गया था, ओम्बासी की हत्या के लिए। लेकिन वो मिशन फेल हो गया। सीआईए ने उसे असफल मान लिया और माइकल केन को ही खत्म कर दिया। अब वो बॉर्न की भी जान लेना चाहते हैं ताकि कोई राज बाहर ना आए। मगर बॉर्न की उलझन ये है कि वो याद ही नहीं कर पा रहा कि वो मिशन कैसे और क्यों फेल हुआ। बॉर्न और मैरी वापस होटल लौटते हैं, लेकिन वहां पहले से पुलिस मौजूद होती है। ये देखकर दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मैरी कहती है, हमें अब जाकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, मगर बॉर्न मना कर देता है। बॉर्न समझाता है कि अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है तो तुम भी खतरे में हो। सीआईए अब तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो मैरी को लेकर पेरिस से बाहर एक दोस्त की मदद से भाग निकलता है। उधर सीआईए को पता चल जाता है कि मैरी कहाँ जा रही है और अब कॉन्क्लिन फिर से प्रोफेसर को भेजता है बॉर्न को खत्म करने के लिए। इधर बॉर्न और मैरी के एक दोस्त के घर छुपे होते हैं। घर में एक अजीब बात होती है। मैरी की दोस्त बताती है कि उनकी बेटी अचानक गायब हो गई है, जबकि वो कभी भी बिना बताए बाहर नहीं जाती। बॉर्न को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। बॉर्न तुरंत सभी को घर के बेसमेंट में छुप जाने के लिए कहता है, फिर खुद बंदूक उठाता है और पास के ऑयल बैरल पर गोली चलाता है, जिससे वहां आग लग जाती है। उसका मकसद होता है उस हत्यारे को ध्यान भटकाना। बॉर्न आग की आड़ में घूमता है और तभी प्रोफेसर उस पर गोली चलाता है। किस्मत से बॉर्न बच जाता है। फिर दोनों के बीच एक जानलेवा मुकाबला शुरू हो जाता है। काफी देर तक लड़ाई चलती है। दोनों ही ट्रेनिंग में माहिर होते हैं, लेकिन आखिरकार बॉर्न जीत जाता है। वो प्रोफेसर को मार देता है और एक बार फिर खुद को और मैरी को बचा लेता है। जब बॉर्न घायल प्रोफेसर से बात करता है तब उसे पता चलता है कि वो भी उसी ट्रेडस्टोन ऑपरेशन का हिस्सा था। बॉर्न उससे पूछता है कि इस ऑपरेशन में और कितने लोग हैं। प्रोफेसर कहता है कि उसे हमेशा अकेले ही काम दिए जाते थे, इसलिए उसे कोई और नहीं पता। इतना कहकर प्रोफेसर दम तोड़ देता है और बॉर्न की उलझन और बढ़ जाती है। उसे अब ये समझ आ जाता है कि सीआईए उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसका पीछा करते रहेंगे। बॉर्न ये सब समझकर मैरी की जान की हिफाजत के लिए उसे अपने से दूर करना चाहता है। वो मैरी को सारा पैसा दे देता है और खुद के लिए बस थोड़ा सा बचाता है। फिर कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मैरी ये सुनकर रो पड़ती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मगर बॉर्न उसे समझाता है कि जब तक वो साथ रहेगी उसकी जान खतरे में रहेगी। आखिरकार बॉर्न उसे अलविदा कहता है और मैरी चली जाती है। इसके बाद बॉर्न प्रोफेसर के मोबाइल से कॉन्क्लिन को कॉल करता है। फोन उठते ही कॉन्क्लिन समझ जाता है कि प्रोफेसर अब जिंदा नहीं है। कॉन्क्लिन बॉर्न से कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो मैरी को लेकर मेरे पास आ जाओ। मगर बॉर्न चालाकी से जवाब देता है, तुम्हारे आदमी ने मैरी को मार डाला है और अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे भी मार डालोगे। बॉर्न उसे कहता है, शाम 5 बजे मुझसे अकेले मिलने आओ, और कॉल कट कर देता है। उधर कॉन्क्लिन अब घबरा गया है।
वो वॉर्ड से बात करता है जो अब इस केस से परेशान हो चुका है। वॉर्ड कहता है, अब इस चैप्टर को खत्म करो, बॉन्ड को खत्म कर दो। और इसी के साथ कॉन्कलिन बॉन्ड से मिलने उस जगह पहुंच जाता है जो बॉन्ड ने बताई थी। कॉन्कलिन अकेला नहीं आता, उसके साथ कई CIA एजेंट्स भी होते हैं। बॉन्ड दूर से ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। बॉन्ड कॉन्कलिन से रेडियो पर कहता है, मैंने तुमसे अकेले आने को कहा था, लेकिन तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इतना कहकर बॉन्ड कॉन्कलिन की कार तक जाता है और वहां एक ट्रैकर फिट कर देता है। रात के समय जब कॉन्कलिन सेफ हाउस पहुंचता है तभी बॉन्ड भी वहां पहुंच जाता है। वह गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए बाहर खड़ी सभी गाड़ियों का अलार्म ऑन कर देता है। अफरा तफरी मचती है और उसी का फायदा उठाकर बॉन्ड कॉन्कलिन के सामने आ खड़ा होता है। बॉन्ड सीधे उसके सिर पर बंदूक तानकर पूछता है, मैं कौन हूँ और मुझे मारने की कोशिश क्यों की जा रही है? कॉन्कलिन अब गुस्से में आ जाता है और कहता है, तू अमेरिका सरकार का एक नाकाम एक्सपेरिमेंट है, बस और कुछ नहीं। कॉन्कलिन अब बॉन्ड से सवाल करने लगता है, तुझे मिशन पर भेजा गया था, लेकिन तूने ओमबासी को क्यों नहीं मारा? तभी बॉर्न को कुछ यादें फ्लैशबैक में दिखने लगती हैं। बॉर्न को याद आता है कि वह नदी में ओमबासी के पास पहुंच गया था। उसने उस पर बंदूक तानी थी और वो उसे मारने ही वाला था। तभी उसकी नज़र ओमबासी की पत्नी और बच्चों पर पड़ती है। उसका दिल पसीज जाता है और वो ट्रिगर नहीं दबाता। उसी वक्त वहां के गार्ड बॉर्न पर गोलियां चला देते हैं और वो नदी में गिर जाता है। अब बॉर्न कॉन्कलिन को बताता है कि उसे CIA से कहने दो कि जेसन बॉर्न 2 हफ्ते पहले ही मर चुका है, ताकि वो अब उसका पीछा करना बंद कर दें। कॉन्कलिन यह बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है और अब इस केस से जुड़े बहुत ऊंचे लोग यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर बॉर्न और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बॉर्न एक जोरदार मुक्का मारकर कॉन्कलिन को बेहोश कर देता है और वहां से भागने लगता है। रास्ते में उसकी भिड़ंत कई गार्ड्स से होती है, लेकिन बॉर्न सब पर भारी पड़ता है और उन्हें हराकर वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोई अज्ञात शख्स कॉन्कलिन को गोली मारकर खत्म कर देता है। यह वही तीसरा हत्यारा है जिसे बॉर्न को मारने का काम सौंपा गया था और ये काम वॉर्ड ने करवाया था। वॉर्ड जानता है कि अब कॉन्कलिन इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, इसलिए उसे भी खत्म करवा दिया जाता है ताकि यह मिशन और ऑपरेशन ट्रेडस्टोन हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर आती है। हम देखते हैं कि मैरी अब ग्रीस में रह रही है, जहां उसने बॉर्न द्वारा दिए गए पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया है। तभी वहां बॉर्न आता है, मुस्कुराता हुआ, और कहता है, तुम्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। दोनों की नजरों में अब सुकून है और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन जेसन बॉर्न की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।